नमस्कार सारे दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, गुरुजनों को, थिएटर कर्मियों को रवि के मुँह का नमस्कार। सबसे पहले मैं बलवंत ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कोरोना के टाइम में एक ऐसी स्कीम निकाली जिसे हम थिएटर वाले अपने कुछ आइडियाज़, ख्यालात एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने ख्याल अपनी नई जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें अपनी एक्सपीरियंसेस बताने का मौका दिया। साथ ही में उन तमाम कलाकारों का जो नटरंग से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बड़े एफर्ट्स किए इस पैंडेमिक में ताकि ये स्कीम पॉसिबल बना दी, जिसे हम फेसबुक के ज़रिए लोगों से अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें। साथ में मैं अपने गुरुजनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस स्टेज पे पहुंचा दिया है कि आज कुछ लोग मेरी बात सुनते हैं, और उन स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिनका मैं टीचर रह चुका हूं और जो अपनी ज़िंदगी में किसी मुकाम में पहुंचने के लिए जदोजहद कर रहे हैं या पहुंच चुके हैं या अपना उनका एफर्ट जारी है। माय विजन ऑफ थिएटर बहुत अच्छा टॉपिक है और अपनी सारी ज़िंदगी की जो थिएटर के प्रति एफर्ट्स किए हैं उसको शेयर करने का एक मौका इस टॉपिक के अंदर मिलता है। तो जैसे हमने बचपन में सुना था कि द होल वर्ल्ड इज ए थिएटर, वी कम, प्ले आवर रोल, प्ले आवर पार्ट एंड वी गो। ये बात सच है कि एक बहुत बड़ा समंदर है और हम एक छोटी मछली की तरह अपना हिस्सा या अपने खुराक ढूंढते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, अपना कुछ एफर्ट करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी करते हुए चले जाते हैं। मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहाँ मेरे पिताजी थिएटर के साथ जुड़े हुए थे, श्री मोतीलाल के मुँह, लेकिन उन्होंने कभी शायद ये सोचा नहीं था कि मैं भी थिएटर की तरफ रुझान रखता हूँ या हो सकता है मैं भी कल इसे अपना प्रोफेशन बना दूंगा। और वैसे भी मेरे जहन में तो कभी था ही नहीं, क्योंकि मुझे तो जैसे नॉर्मली बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूल जाओ, मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, तो कभी कोई थिएटर के साथ कोई ख़ास सब्जेक्ट हो या ज़बान हो या कुछ ऐसा कुछ चीज़ हो, हॉबी भी नहीं थी, ऐसा क्या कहा जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज़ था कि जब मैं नाटक देखने जाता था, जब मैं 5वीं या 6वीं में पढ़ता था, नाटक देखने जाता था कभी गलती से घर वालों के साथ, तो उसके बाद जब दूसरे तीसरे दिन मोहल्ले में मैं अपने सारे यार दोस्तों को जमा करता था, मैं कहा चलो यार अपने घर से 2-2 3-3 साड़ियाँ मंगाओ मम्मी के और कुछ प्रेजेंटेशन पैदा करते हैं। अब इसमें कुछ हम मिट्टी के पहाड़ बनाते थे, कुछ कुआं बनाते थे, खड्डा खोदते उसमें पानी डालते थे, फिर उसमें गुड़ियाएँ रखते थे, कुछ ऐसे ही एक ऑडियो विजुअल सा शो बना देते थे। लेकिन क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए अपने आंगन में कुछ अपनी मम्मियों की साड़ियाँ बनाते थे, जैसे कि कभी जब लीडर आता है या कभी जन्माष्टमी की जब जुलूस निकलता था तो वो एक डेकोरेशन सी होती थी। तो उससे वो जितने हमारे छोटे छोटे बच्चे होते थे, हमसे भी छोटे बच्चे होते थे या हमारे कुलीग्स होते थे, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, यार ये पर्दे के पीछे आप कर क्या रहे हो। हमने कहा यार ऐसा करो, आप 10-10 पैसे ले आओ और हम आपको दिखाएंगे नाटक। तो आइडिया हम उसी से चुराते थे जो मैंने नाटक देखा होता था। तो उसमें से कुछ जो याद रहता था, उसमें से कुछ पात्र वात्रों को इधर उधर करके नाटक करते थे। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी कि एक बार ऐसा किस्सा हुआ कि किसी ने बोला कि भाई टिकट कितना, हमने बोला 10 पैसे में 2 जने। उन्होंने बोला 10 पैसे में 2 जने, अगर 2 जने नहीं होंगे तो क्या 5 पैसे पे एंट्री दोगे। तो हमारे साथ एक कुलीग था, उसने बोला नहीं 5 पैसे में नहीं आएंगे क्योंकि 5 पैसा नहीं चलता है। उन्होंने बोला पर एक ही जना है, वो 10 पैसे कैसे देगा। तो मसला खड़ा हो गया, थिएटर की प्रॉब्लम आ गई जो आज भी है, फिनांस की। टिकट तो कोई देता नहीं। ये तब की बात है जो 65-66 की बात कर रहा हूँ मैं। तो बातों बातों में ये सब सोच में पड़ गया, यार होगा क्या फिर। तो एक अंकल जी आए, उन्होंने बोला ऐसा करो 10 पैसे के सिक्के के 2 हिस्से करो। तो एक आदमी आपको आधा देगा और आधा ये रखेगा। तो दोनों अकल आ गए, अगर 10 पैसे के 2 हिस्से हो गए तो ये तो किसी काम का नहीं रह गया। वो छोड़ो यार, सरहृदय जो समाज कहते हैं, सरहृदय ऑडियंस है, सरहृदय कर्मी
अरे जाने दो यार, चलो यार मत दे दो पैसे, चलो आके देख लो। तो पता चला कि सबको फ्री में ही बिठा दिया। उस 10 पैसे के चक्कर में 10 पैसे की कमाई ही नहीं हुई। तो यहाँ से थिएटर की शुरुआत हुई इनडायरेक्टली। लेकिन ये फेज चला गया। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंच गया, साइंस ग्रेजुएट था, साइंस में पढ़ रहा था, तो मैं कुछ दोस्त मिले जो नाटक वाटक करते थे। मैंने कहा तुम लोग क्या करते हो? कह सर ऐसे ऐसे नाटक करते हैं। मैं कहा चलो यार कुछ हम भी करते हैं। तो मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था अभिनव भारती। यहाँ मैं पहली बार अब एमेच्योर लेवल पे को नाटक करना शुरू कर दिया। फिर पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं कहा चलो यार कुछ सीख लेते हैं। तब तक जो ये नाटक था जो हम स्टेज पे करते थे, ये ऐसे ही होता था कि चलो ये नाटक ले लिया, लड़कियां आई, ऑडियंस आई, ताली बजी, मेकअप किया, कपड़े वपड़े पहने, जाके चलो जी टाइम पास हो गया। तो कभी ये सोचा नहीं था कि ये थिएटर नाटक भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये अपने आप में एक हिस्ट्री है इसकी। ये तब पता चला जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया और वहाँ पता चला कि 15-16 सब्जेक्ट है। क्लासिकल थिएटर, मॉडर्न थिएटर, चाइनीज़ थिएटर, रोमन थिएटर, नाट्यशास्त्र, फिर ये सारे टेक्निकल क्लासेस, कारपेंट्री से लेकर मेकअप, मेकअप से लेकर कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम से लेकर लाइट डिज़ाइन। अरे ये सब पढ़ना पड़ता है, हमने तो सोचा ही नहीं था। क्योंकि तब तक ये लोग बोलते थे ना एक्टर्स आर बॉर्न, ड्रामा तो कोई भी कर सकता है, आ जाओ। वो बात भी सही है, क्योंकि मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो जब आदमी पैदा होता है तो थिएटर के साथ ही पैदा होता है, जब मरता है तो थिएटर के साथ ही मरता है। लेकिन थिएटर वाले हम इसमें को एक अलग दृष्टि से देखते हैं, अलग नज़र से देखते हैं और इसमें से कुछ जुज निकाल के अपने हिसाब से उसको पॉलिश अप करते हैं और आधा घंटे 1 घंटे का एक परफॉर्मेंस बना के प्रेजेंट करते हैं। वरना तो सारी चीज़ें तो हमारी लाइफ में है। मेकअप देखो तो होली का त्यौहार है, लाइटिंग का देखो तो दिवाली है। हर त्यौहार में रक्षाबंधन से लेके जन्माष्टमी तक कपड़े पहनो, मिठाई बांटो, डेकोरेशन करो, बर्थडे मनाओ। मरने के टाइम पे भी राम नाम सत्य में पालकी वो जब आरती सजाई जाती है उसको भी डेकोरेट किया जाता है सीनिक डिज़ाइन की तरह। तो थिएटर तो हमारी पूरी लाइफ में इंडिया में। लेकिन अब जो कुछ कर्मी जो होते हैं, जो थिएटर कर्मी हैं, वो इसको निचोड़ के फिर जो 1-8 घंटे का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसको स्पेशली फिर 1-1.5 घंटे की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कुछ प्रोडक्शन बनाते हैं जो हम हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन जैसे करते हैं ना, किसी ऐसे में कोई खास लाइन हो तो उसको अंडरलाइन करते हैं। एनीवे, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सबसे बड़ी बात ये हुई कि वहाँ इंटरेक्शन हो गया हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से आए हुए स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर देखा जाए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कुल मिला के 75 स्टूडेंट्स पूरे एशियन कंट्री से। मैं जम्मू कश्मीर का, वो भी कश्मीर का बंदा, जम्मू का भी नहीं कह सकता क्योंकि जम्मू के बारे में भी नहीं पता, लद्दाख के बारे में नहीं पता, ज़बान आती नहीं, सिर्फ कश्मीरी बोलता था। तो यहाँ कर्नाटक से लेकर पंजाब, केरला, उड़ीसा, नाइजीरिया, तो ये सब लोगों के साथ इंटरेक्शन में सबसे पहला इंटरेक्शन ये होता है कि हम एक दूसरे का संस्कृति जानने शुरू करते हैं। कौन कैसे बिहेव कर रहा है, क्या खाता है, कैसे बात करता है, कैसे करेक्टरिस्टिक्स है, कितना खुलापन है, तो एक पहले विजन यहाँ से खुल जाता है। तो उसके बाद उनके थिएटर के बारे में जानने के बाद पता लगता है कि यार हमारा थिएटर, इनका थिएटर, तो हिंदुस्तान इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ तो हर कोने में अलग अलग लैंग्वेज है और हर कोने में अलग अलग स्टाइल है। तो ये चलते चलते वो एक जो स्कूल और कॉलेज का ड्रामा होता है, थिएटर होता है, वो एक विजन ही ओवरलैप हो गया मेरे लिए ख़ास तौर पे कि मैंने सोचा कि यार पहले ये तो जाने कि रोमन थिएटर, ग्रीक थिएटर तो चलो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतने स्टाइल्स है, इतने प्रेजेंटेशन, इतनी थिएटर पर्सनैलिटीज़ है, इतने अडेप्टेड फॉर्म्स में लोग थिएटर कर रहे हैं, तो हम कैसे करें, हम कैसे करें। लेकिन दूसरा सवाल भी हम हमें क्या करना है जो कैसे करें। थिएटर में हमें करना क्या है, हमें क्या बताना है, क्या हमें सेट डिज़ाइन दिखाना है, क्या हमें बॉडी लैंग्वेज बतानी है, क्या हमें स्पीच ओरिएंटेड बड़ी बड़ी स्पीचें एक्टरों से बुलवानी है। क्योंकि लोग बड़े क्रिटिक भी थे, कह रहे तो मेलो ड्रामा है, ये तो फिजिकल थिएटर है, कुछ को ये थिएटर पसंद है, कुछ को वो पसंद है।
तो एक बिल्कुल वो समंदर में बैठ के गोता मार रहे हो जिसमें आपको अलग अलग तरह की मछलियाँ दिख रही है, अलग अलग तरह के स्टाइल दिख रहे हैं। तो आपको ही डिसाइड करना आपको करना क्या है। तो मैंने सोचा कि करने से पहले ये है कि आप पहले सीखें, पहले देखिए कि क्या क्या चल रहा है हिंदुस्तान में। अब चूंकि उस वक्त एक कॉमन थ्रेड था फोक थिएटर ऑफ इंडिया, जिसमें अलग कर्नाटक का अलग था, केरला का अलग था, फलान जगह अलग था। तो पहले सबसे पहले मुझे भी ये लगा कि यार हमारे यहाँ भी कुछ बांडपत्र है, तो इसके बारे में भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो बांडपत्र भी एक फॉर्म है जिस पे काम किया जा सकता है। इसके बारे में लोग कम जानते हैं, हमारे अपने शहर में इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, और एक ऐसा फॉर्म है जिसको मेरे पिताजी ने काफ़ी रिसर्च करके उसको वापस रिबर्थ कराया था। लेकिन उससे पहले मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा यक्षगाना के साथ। यक्षगाना में भी ट्रेनिंग ली मैंने, कथकली, कोडियाटम, कलरीपयट्टू, केरला में भवाई, नौटंकी, ये सब फॉर्म के थ्रू गुजरा, और फिर मैंने अपने प्रोडक्शन करने शुरू कर दिए। तो सबसे पहला नाटक जो मैंने इंडिपेंडेंटली किया था वो भी केमू साहब का लिखा हुआ था, पालने का पूत। जो मैंने 1980 में जब 10th एक वर्कशॉप हुई थी जम्मू कश्मीर में फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो मैंने बांडपत्र स्टाइल में किया था। ट्रांसलेट कराया था प्ले, मंजिल का ओरिजिनल प्ले, तो उसको ट्रांसलेट करें। फिर उसका परफॉर्मेंस दिल्ली में भी किया, NSD में किया, जम्मू में किया, 2-3 जगह वो हुआ। तो मैं बड़ा खुश हो गया। तो मैंने बांडपत्र पे काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं बांडों के साथ मैंने 50 वर्कशॉप किए। वो सबसे बढ़िया प्ले था जब मैंने आशिक तो गोपाल किया था, जो 1984 में संगीत नाटक अकेडमी में भी देखा गया था, और वो ये फेस्टिवल में किया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में रहने से ये प्रॉब्लम हुई कि जम्मू कश्मीर की जो हालत थी वो कभी भी पीसफुल नहीं रही। ये 90 के बाद एक्सोडस हुआ, लेकिन मुझे लगता है 1984 वाज टाइम जब मैंने प्ले किया था। तो उसके बाद टेलीविज़न या फिल्मों के साथ भी मेरा जुड़ाव हो गया, तो चलता रहा। फिर मैं भारतीय नाट्य अकेडमी में गया, वहाँ मैंने 3 साल पढ़ाया, 2-3 प्ले वहाँ के एक्सपेरिमेंट्स किए। तो ये करते करते अभी भी फिर मैं 2011 में वापस शुरू किया थिएटर करना, 2009 में। तो 9 से मैं कंटिन्यूसली साल में एक प्रोडक्शन तो करता ही करता हूँ। ये तो एक छोटी सी हिस्ट्री है जहाँ से मैंने शुरू किया था। लेकिन अब जब विजन की हम बात करते हैं तो इस पूरी जर्नी में कुछ चीज़ें जो जहन में चलती है, वो ऐसा लगता है कि मैं तो कभी भी एक अथॉरिटी अपने आप को कह नहीं सकता, बिकॉज मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। एक स्टूडेंट की तरह ही मैं प्रोडक्शन करता हूँ, एक स्टूडेंट की तरह ही वर्कशॉप करता हूँ, एक स्टूडेंट की तरह ही लोगों से कुछ सीखता हूँ और लोगों को कुछ सिखाता हूँ। ये मैं जहाँ भी वर्कशॉप में जाता हूँ, चाहे नए लड़के हो पुराने हो, एक्सपीरियंस तो मैं उनको बोलता भाई मैं तुमको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं सीखने आया हूँ, और मैं तुमको वो दे सकता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज वक्त बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती है। हमारी संस्कृति तो संस्कृत थिएटर से लेके आज के मॉडर्न थिएटर तक है, जिसमें हमने कई सारे बाहर की थ्योरियाँ भी अडॉप्ट की है, ग्रोटोस्की हो या ब्रेख्त हो या जो भी हो, उनको भी अडेप्ट किया, तो वो फॉर्म भी साथ साथ में चलते हैं। तो हमारा तो एक बहुत बड़ा लैंडस्केप है, लेकिन साथ में हमारा कंपटीशन है दूसरे एंटरटेनमेंट या परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ, फिल्मों के साथ, टीवी के साथ। अब तो मोबाइल फ़ोन आ गए, मोबाइल फ़ोन पे भी कुछ हम करते रहते हैं, इनके साथ भी कंपटीशन है हमारा। तो जब हम पुराने संस्कृत थिएटर में जाते हैं तो संस्कृत थिएटर करना आज इतना मुश्किल होता है क्योंकि ऑडियंस को समझ ही नहीं है, बिकॉज जेस्चर क्या होते हैं, मुद्राएं क्या होती है, भाव क्या होते हैं, रस क्या होते हैं, ये आज की जनता को तो पता ही नहीं जाता है। वो बताएं भी देंगे तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो मॉडर्न डांसेस में, मॉडर्न सिंगिंग में, जैज में, उसमें इतने घुमा दिया है उनको कि हमने उनको अपना कल्चर और अपने ट्रेडिशन से भुला दिया है। अब ये तो एक तरफा हो गया। अब 2 तरह की थिएटर की कर सकते हैं। एक तो करते हैं व्यवसाय के लिए, भाई कॉमर्शियल थिएटर है पूरा भी, वो जैसे आजकल चलता है पूरे वर्ल्ड में ही चलता है। आपने पूरा ड्रामेबाजी कर ली
टिकट रख दी, गाने बजाना सब कुछ है, लोग आए, पैसा कमा के चले गए। दूसरा है, जो मेन मकसद है थिएटर का, मकसद क्या है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आई थिंक थिएटर इज बेसिकली कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन वाया एंटरटेनमेंट। कि अगर आपके थिएटर करने में आपने जो प्ले किया, आप जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट के साथ आप जुड़े हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव वन मॉरल, एक छोटा सा आइडिया, छोटी सी एजुकेशन, थोड़ी सी सीख, कुछ अगर आपके प्रोडक्शन में नहीं है तो बेकार है, फिर तो वो क्लाउनिंग हो गई। अब क्लाउनिंग में इतना है कि आप परफॉर्मेंस देखते हो, आप उस कलाकार की परफॉर्मेंस देखते हो, आप उसका टैलेंट देखते हो, आप उसकी टाइमिंग देखते हो, रिदम देखते हो, सो दैट्स इट। बट ओवरऑल जब आप थिएटर करते हो, इट्स नॉट ए वन मैन शो। वन मैन शो भी करो, लेकिन यू हैव टू पास ऑन सम मैसेज। मैसेज, विच मैसेज? मैसेज जो आपकी फिलॉसफी हो, जिस पे आप बिलीव करते हो, जो आपके आदर्श हो, जो आपके टीचिंग हो, जो आप कहना चाहते हो। Because you are not a news reader, you are not a television channel, you are not a newspaper, you are not a poet, you may not be a writer also, but you have got potential of everything. आप combine करते हो, एक मुद्दा को बताने के लिए किसी खास पोइट की पोइट्री उठाते हो, कोई खास नाटक उठाते हो, फिर आप खास ऑडियंस चुनते हो। ये ऑडियंस चुनने के बाद जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, तब आप चुनते हो कि मैं इसको किस फॉर्म में पेश करूं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो इस तरह के लोग हैं, वो अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में अपने आप को बांध नहीं देते। फॉर्म जो है, फॉर्म इज बेसिकली टेक्निकल थिंग, ये तो आप इवॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी कोरोना में लोगों ने बोला, मतलब ये चल रहा है सरकार की तरफ से कि वे मास्क पहनो, डिस्टेंस रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने, कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, उन्होंने सोचा जब मास्क पहनी है, दूर दूर बैठना है, तो कुछ ऐसे नाटक ढूंढे जाए जिनमें ये चीजें अप्लाई की जा सकती। ब्लॉकिंग ऐसा करेंगे जिसमें लोग एक दूसरे से दूर खड़े रहे। वैसे भी हमारी ब्लॉक में जब बड़े थिएटर करते हैं तो कोई ऐसा एक दूसरे के सर पे चढ़ के तो बोलता ही नहीं है, लेकिन तो वो एक नई टेक्निक पैदा हो रही है। राइटरों ने, ड्रामा निगारों ने कुछ ऐसे नाटक लिखने शुरू किए जिसमें एक बहुत कम कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर है, और ऐसा लोकेल दिया है जिसमें वाकई वो एक दूसरे से दूर रह के, अभी डायरेक्टर को देखना है कि वो कैसे ब्लॉक करता है। अब अभी जैसे लास्ट की गाइडलाइन में 100 लोगों तक की इजाज़त मिल गई, तो ही चूज द प्लेस कि जहाँ दूर दूर तक ऑडियंस बैठे, 20 लोग ही हो, 25 लोग ही हो, तो उन तक वो बात पहुँचा दिए। तो ये तो आप वक्त के साथ साथ आप जो फॉर्म है, जो स्टाइल है, वो बदलते रहते हैं। जब बिजली नहीं थी तो घास जला के करते थे, कैंडल लगा के करते थे, लालटेन जला के करते थे, दिन में करते थे, रात में नहीं करते थे। फिर जब थिएटर बन गए, लाइट आ गई, तो अंदर करना शुरू कर दिया। तो मतलब हर स्टेज पे लोगों ने थिएटर किया, नाटक किए, परफॉर्मेंसेस दी। तो इसलिए मेरा अपना मानना ये है कि जो कोई फॉर्म है, जो स्टाइल है, ये हम चुन लेंगे। ये सेकंड है। द फर्स्ट इज कि मुझे क्या बताना है और कैसे बताना है और किनको बताना है। तो पहले मैं अपना वो कंटेंट ले लूँ। मेरे हिसाब से माई पर्सनल थिंग इज कि माई द बेस्ट थिंग फॉर थिएट्रिकल एक्टिविटी or any story or any short film or anything is the content. What do you want to say? And do you believe in that? Because show off नहीं करना है कि यार मैंने मतलब लोगों के मतलब होश उड़ा दिए, ऐसा मैंने कर दिया, मैंने ऐसी कंपोजिशन बना दी, मैंने ऐसा म्यूजिक लगा दिया, मैंने ऐसी कोरियोग्राफी कर दी कि लोग देखते रह गए। दैट इज स्पेक्टेकल। वो तो करते आ रहे हैं, हम आगे भी करते रहेंगे और किया भी लोगों ने। लेकिन कंटेंट, क्या बात आप करना चाहते हो, किस मुद्दा पे बोलना चाहते हो? क्योंकि अगर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस दुनिया में बहुत सारे थिएटर पर्सनैलिटीज और थिएटर करने वाले और फॉर्म्स इसी में पैदा हुए, जहाँ पर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि यार ये बात कहनी है, ये बात लोगों को समझानी है, ये बात लोगों तक पहुँचानी है। क्योंकि हिस्ट्री में भी देखोगे बहुत सारे इवेंट मिलेंगे आपको, थिएट्रिकल इवेंट्स
जो गुलामी में किए गए, या जो जब इज़्म चेंज हो गए, तो लोगों को कैसे उस मूवमेंट के साथ जोड़ा जाए, तो थिएटर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। तो इसलिए कंटेंट शुड बी ऑन नंबर 1 प्रायोरिटी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। और कंटेंट आप एक एक्टर, एक प्रॉपर्टी, एक बॉडी मूवमेंट, एक साउंड, एक म्यूजिक विदाउट डायलॉग्स, विद डायलॉग्स, विजुअल्स क्रिएट करने से आप पहुंचा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो फिर आप सर्कस कर रहे हो। सो दैट्स नंबर 1। सो द ओवरऑल एम्फेसिस शुड बी ऑन कंटेंट। नाउ अब मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि जब मैं अपने फोक फॉर्म पे काम करता हूँ, बांड पत्र पे, अब देखिए क्या होता है कि बांड पत्र पे हमारे रेगुलर रेपर्टायर में 12 या 13 नाटक हैं। और अगर आप हिस्ट्री देखोगे बांड पत्र में शायद ही, क्योंकि जब कन्वर्शन नहीं हुआ था तो सारे हिंदू लोग थे वहाँ, तो वो शायद उपनिषदों पे, रामायण और महाभारत के प्रसंग करते थे। लेकिन जब कन्वर्शन हो गया, रिलीजन चेंज हो गया, तो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, ना महाभारत ना रामायण ना कुछ। तो लेकिन कन्वर्टेड जो बेचारे फनकार थे, ये करेंगे क्या? इनके पास कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, क्योंकि जो स्क्रिप्टें थी वो सब बैन हो गई, उनके तो फतवा निकल गया। तो देन दिस क्रिएटेड सटायर ऑन द कम्युनिटी, क्योंकि हर समाज में कम्युनिटीज है। जैसे वहाँ जो वातल है, हांजी है, बट है, नविद है, गुजर है, तो इन्होंने इनके ऊपर कहानियाँ बनाई। 2 तरह की कहानियाँ बनने लगी। एक तो ये थे जो फॉरेन इन्वेजर्स थे, जो फारसी किंग्स थे, मुगल्स थे, ब्रिटिशर्स थे, या डोगरा रिजीम था, या पठान थे, तो उनके जो अत्याचार थे वो एक कंटेंट बना। तो दूसरा कंटेंट बना ये कम्युनिटी सटायर। अब जो ये राजसीय सटायर था, जो आप मुगलों पे करबे, इसमें एक अंडरलाइन थी एट्रोसिटीज क्रिएटेड बाय दीज नोबल किंग्स एंड नोबल पीरियड्स। राजसीय लोगों ने जो अत्याचार किए थे उसकी झलकें दिखती थी इसमें। जैसे दर्ज पत्र में दिखता था कि वो पारसी बोलता है, कहता मेरे पास 2 दर्जियाँ थी, हमने नशा पानी किया, कोई आ गया, उनको लेके गया तो मुझे ढूंढ के दे दो। तो मतलब दे यूज्ड टू कम। और कश्मीरी जो बोलता था उसको फारसी समझ में नहीं आती, तो हंटर से पिटाई। ऐसे ही पठानों का पीरियड था, डोगरा पीरियड था, ये था। तो ये एक तरह के प्लेस थे, और दूसरे ये जो कम्युनिटीज पे थे। अब बीच में जब वक्त बदल गया, वक्त खराब हो गया, तो ये सारे जो हायरार्की, मतलब जो पॉलिटिकल ड्रामा सो कॉल्ड, क्योंकि अब सटायर हो गए प्रेजेंट गवर्नमेंटों पे या प्रेजेंट सरकारों पे भी सटायर आने लगे, तो उसमें सरकारी तरह से तंगी आने लगी। ये भाई ये मत क्या करो, ये आप जो सरकार पे तंज करते हो, अत्याचार के, सरकार के अत्याचार, स्कीमें नहीं पूरी होती है इस पे, तो ये सब बंद कर दिया। देन दे स्टार्टेड एंटरटेनिंग पीपल और द सटायर ऑफ दिस कम्युनिटीज, वातल, भट्ट, गुजर, बकरवाल। लेकिन तब ये सारी कम्युनिटीज अनपढ़ थी, ये हंसते थे, मस्ती करते थे। अब ज़माना बदल गया, क्योंकि इन सारी कम्युनिटीज़ के बच्चे पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट पे है। तो आप जब उनको सटायर करते हो, उनको बुरा लगता है, वो कहते हैं भाई हमारी कम्युनिटी अब ऐसी नहीं है। तो अब ये प्लेस देख करने जाते हैं दूसरी जगह पे, तो वहाँ इनको ऑब्जेक्शन आती है। कोई नैवेद के ऊपर होगा तो नैवेद वाला बोलेगा बंद करो, हम लोग ऐसे नहीं, हम तो बहुत सुधर गए। वातल पत्र करेंगे तो वातल वाले बोलेंगे कि ये क्या है, इतना अश्लीलता क्यों दिखाते हो, हम तो ऐसे नहीं है, हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बड़े बड़े दफ्तर में काम करते हैं गुजरों के। तो विद द रिजल्ट अब उनके जो रेपर्टोयर में प्लेज है वो करने थोड़े मुश्किल हो रहे हैं। अब बीच में कुछ प्ले राइट निकले थे, मुक्यम साहब या मोहम्मद उस्मान भगत, जिन्होंने इस फॉर्म पे बहुत सारे नाटक लिखे थे जो हुए भी। लेकिन अब उनके साथ ये होता है कि भाई आप इसमें, बिकॉज दे आर द प्लेस बेस्ड ऑन दैट फॉर्म, उसमें मूल बात यह है कि उसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एलिमेंट्स जो है वो लिए हैं फोक फॉर्म के थ्रू। तो लेकिन उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करने की भी बड़ी गुंजाइश है। तो अब कई लोगों को ये बड़ा अटकता है कि नहीं जी आप तो फॉर्म से बाहर जा रहे हो। अरे भाई, मेन मकसद है थिएटर करना, प्ले करना। फॉर्म
पुराना रहेगा भी, बदलेगा भी, अडल्ट्रेशन भी आएगी। नए लोग, नए कलाकार, नए इंस्ट्रूमेंट, नई रागें, नई चीज़ें जुड़ेंगी। नई जनता, नए देखने वाले, नए करने वाले, नए तरह के कपड़े डालने पड़ेंगे। बात पुरानी होगी, बात नई होगी, वो इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कैसे करते हो, कैसे प्रेजेंटेबल बना देते हो। क्योंकि लोग भी शिकायत करते हैं ना कभी कभी, अरे ये सेम चीज़ दिखा रहे हो पिछले 50 साल से, कुछ नया दिखाओ। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि मेरा विजन ये है कि आगे जब भी थिएटर करें, थिएटर में आप पहले कंटेंट ढूंढो। कंटेंट ढूंढने के बाद आप जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो करो। आप नई फॉर्म ढूंढो, आप नया स्टाइल ढूंढो, आप नई प्रेजेंटेशन का बनाओ, क्रिएट करो। क्योंकि खुद के साथ भी कभी कभी कोफ्त हो जाता है कि हम भी तो क्रिएटिव लोग हैं, हम भी चाहते हैं कुछ नया करें। क्योंकि थिएटर की भी एक मजबूरी है कि एक नाटक हम एक बार करते हैं, उसके बाद हम शायद उसको रिपीट करते नहीं। पर हम ये नहीं सोचते कि ये नाटक, अगर कोई एक खास नाटक है जो मैं 10 साल पहले किया था, तो 10 साल जो मेरी सोच थी इसको प्रेजेंट करने की, तो 10 साल के बाद आज वो सोच बदल भी तो सकती है। आज मुझे नई ऑडियंस के लिए करना है। जैसे एक एग्जांपल है महाभारत, जब हम B.R. चोपड़ा ने महाभारत बना था तब भी बना था, उसके बाद आज तक दूरदर्शन में कम से कम 8 महाभारत आए। लेकिन 8वां महाभारत जो आज बना वो आज के स्टाइल से आज की जनता के लिए है। वो स्पेशल इफेक्ट्स, वो प्रेजेंटेशन, वो एक्टिंग करने का तरीका सब बदल गया। तो अगर मैं सोचता हूँ कि अगर एक ही डायरेक्टर होता उस वक्त वाला, तो वो भी शायद सोचता है कि नहीं यार, आज अगर मुझे ये करना है, वापस महाभारत दिखाना, रामायण दिखाना, या वो प्ले जो मैंने किया है उस वक्त, तो मुझे आज के संदर्भ में, क्योंकि मैं भी बदल चुका हूँ, मेरा लुकआउट चेंज हो चुका है। क्योंकि एक टाइम में मैं कॉस्ट्यूम में या पूरे स्टाइल या ड्रामेटाइजेशन पे विश्वास करता था, लेकिन आज मैं कंटेंट पे विश्वास करता हूँ। एक टाइम में एक्टरों पे ज़्यादा विश्वास था, आज मैं सोच रहा नहीं एक्टर तो चल सकता है क्योंकि बॉडी मूवमेंट से हम कोरियोग्राफ करेंगे। एक टाइम में बड़े बड़े सेट लगवाता था, लेकिन आज मैं सेट नहीं लगाता हूँ, तो क्योंकि आज मुझे ज़रूरत नहीं है सेट की। आज मैं बगैर सेट के या बगैर इन चीज़ों के अपनी बात ऑडियंस तक पहुँचा सकता हूँ। तो इस तरह से ये विजन जो है, क्योंकि जैसे मैंने बोला हम स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ अभी थिएटर में। क्यों? अगर इस थिएटर की हिस्ट्री अगर देखें, वैसे मतलब ग्रीक पीरियड से लेके आज तक है, और हिंदुस्तान में देखो तो नाट्यशास्त्र से लेके आज तक की हिस्ट्री चल रही है। इसमें मैं और मेरे जैसे लोग कहाँ खड़े हैं? हम तो खुद ही अभी समझ रहे हैं कि कैसे कैसे डेवलप हो गया, और कैसे कैसे वैदिक पीरियड में करते थे, मिडिवल पीरियड में करते थे, और आने वाले समय में जब हम बड़े हो रहे थे तो कैसे कैसे उतार चढ़ाव थिएटर में आते रहे। अब जैसे हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तो मैंने ये पढ़ा था कि लास्ट संस्कृत प्ले तो कश्मीर के कोर्ट में ही पैदा हुआ था, किया गया था। कौन सी ईयर में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इट। जैसे वो एक कोई नाटक था, बास गाए थे। जब मैं केरला में था तो पता चला था कि जो मैनस्क्रिप्ट थे वो कश्मीर से जब लेके गए थे वहाँ किसी को मिले थे। जब मैं उससे मिला, उसने बंदे को आपको कहाँ से मिले, कि कश्मीर से कोई ला के छोड़ के गया था। तो जब वहाँ कोई एक्सोडस हुआ होगा तो जितने भी मैनस्क्रिप्ट कश्मीर में थे हिंदी संस्कृत के, कोई भागते भागते ले गया और कहीं छोड़ दिया, तो वो किसी को केरला में मिले थे। तो हिस्ट्री तो इतनी पुरानी है। फिर एक और तरह के लोग आते हैं जो हमें डराते हैं हमेशा, जिनको मैं कहता है क्रिटिक्स। वो थिएटर तो करते नहीं है, देखते तो जरूर है, लेकिन नुक्ताचीनियाँ बहुत करते रहते हैं। हमारी मजबूरी नहीं समझते यार। हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास कलाकार नहीं, हमारे पास फनकार नहीं, हमारे पास जगह नहीं, हमारे पास रिहर्सल नहीं, हमारे रिहर्सल करने की जगह नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब हम कहीं ना कहीं कुछ मतलब इधर उधर से जुटा के कुछ एक नाटक प्रस्तुति थिएटर की तैयार करते हैं और 20-50 लोगों तक पहुंचा देते हैं, तो उसके बाद एक वर्ग आता है जिसको मैं क्रिटिक कहता हूँ, वो आके उसकी धज्जियाँ उड़ा जाते हैं, तो डिस्करेज करते हैं मेंटली। तो आदमी सोचता है यार छोड़ो यार, फिर सोचते जब तब करेंगे जब पैसा आएगा। लेकिन मैं शायद इस पहलू से भी गुजर गया। कई बार ऐसा होता है, आप बड़े मेहनत करते हैं तो लेकिन ऑडियंस नहीं आती है, क्योंकि ऑडियंस को कुछ रसीलापन चाहिए, कुछ एंटरटेनिंग चाहिए, क्योंकि उनकी आदत सीरियल पड़े। तो कोई नहीं, मत आ जाए कि अपने लिए करेंगे, क्योंकि अपने थिएटर ग्रुप में 40 लोग हैं तो 40 लोग कम है क्या,
करने वाले भी हम और देखने वाले भी हम। तो which this point I am telling you because this is only to tell you that whatever you want to do, जो मुझे करना है, जो हमें करना है थिएटर के ज़रिए, क्योंकि थिएटर एक पैशन है, रगों में घुस चुका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही थिएटर करते हैं, थिएटर पूरी हिंदुस्तान करता है, लेकिन वो जान के नहीं करता। जैसे मैंने पहले बोला, होली में सब लोग रंग लगाते हैं यार, वो क्या नाचते हैं गाते हैं, हम भी तो उनमें से हैं। दिवाली पे कपड़े पहन के पटाखे फोड़ो, मिठाइयाँ खाओ, दिए जलाओ, ये करो, या सब त्योहारों में, गणपति विसर्जन में कैसे लोग सड़कों पे नाचते हैं गणेश जी की मूर्ति लेके, क्या वो थिएटर नहीं है? तो हमें उनमें क्या फ़र्क है? हमें उनमें सिर्फ ये फ़र्क है कि हम कॉन्शियसली कुछ चीज़ों को उठा के पॉलिश करके निकालते हैं। इस पूरे प्रोसेशन में हम आधे घंटे का एक निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियस है, बाकी लोग कॉन्शियस नहीं है। उनमें हमें इतना फ़र्क है कि हमें पता है कि ये चीज़ को कैसे पॉलिश करके आधे घंटे में, पूरी महाभारत को 1 घंटे में प्रेजेंट कर सकते हैं। पूरी महाभारत को हम 9 दिन में भी सुना सकते हैं, पूरे रामायण को 10 दिन में भी करते हैं, पूरी रामायण को 1 घंटे की फिल्म बना सकते हैं, जो आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास वो ट्रेनिंग है या हम उस सफ़र से गुजरे हैं जहाँ हमने छोटी छोटी चीज़ें देखी है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैंने थिएटर के साथ जितने परफॉर्मिंग आर्ट्स है उन सब से जुड़ने की कोशिश की। इसीलिए मैंने थिएटर में प्रोड्यूसर भी बना, डायरेक्टर भी बना, म्यूज़िक भी मैंने किया, बैकग्राउंड में सेट भी लगाए। एनएसडी में मैं कारपेंटर और सिविल डिज़ाइन का भी अच्छा स्टूडेंट माना जाता था। एक्टिंग भी करी, एक्टिंग के साथ साथ फिर इसके जो कंटेम्प्रेरी, जैसे फिर मैं इंडस्ट्री में घुस गया, फिल्म इंडस्ट्री में घुस गया, फिल्म इंडस्ट्री में टेलीविज़न इंडस्ट्री में घुस गया, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी डायरेक्टर भी बना, एक्टर भी बना, सो दैट कि हम इन सब के जो चीज़ें जान ले, क्योंकि कंपोजिट आर्ट है ये। वरना मैंने देखिए थिएटर में डायरेक्टर जो डांटता रहता है क्योंकि उसको नहीं पता एक्टिंग कैसे करनी है, कभी की नहीं। एक्टिंग भी मजबूरी भी समझो भाई, एक्टर को डांटता रहता है, खड़ा रहना नहीं आता तेरे को, अरे दाएं बोलता तो ऐसे मुड़ता है, तेरे को ये नहीं पता, तेरे को वो नहीं पता, अरे एक्सप्रेशन दे, शक्ल देखिएगा कभी शीशे में, मतलब डिक्टेटर की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर कोई बोले कि ज़रा सा आप आके आके खड़े हो जाए तो कम से कम पता चलेगा कि ऑडियंस को जब फेस करते हैं तो अंदर से हार्ट बीट बढ़ती है, एक नर्वसनेस होती है। तो ये सब जानने के लिए मैंने कहा चलो यार सब चीज़ें ट्राई किया जाए, और जितना इन सब को जानने की कोशिश करता हूँ उतना इसमें डूबे जाता हूँ, क्योंकि फिर सवाल दिमाग में ही चलता है कि ये करेंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है, नेगेटिव कुछ है ही नहीं। एंड देन आई स्टार्ट एंजॉयड टॉकिंग एंड टीचिंग पीपल। तो मैंने कहा यार मेरे को 20-25 नए लड़के दो, नए लड़के दे, और ये जरूरी नहीं कि उनको कुछ आता है कि नहीं आता है, मेरे हिसाब से कि जो मैं चाहता हूँ वो उनके पास होना चाहिए ना। सवाल ये कि इनके पास जो टैलेंट है उसको भी कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर किसी की बॉडी में रिदम नहीं है लेकिन वो फिर भी डांस करता है तो उसका अपना तरह का रिदम है, उसकी अपनी तरह का मूवमेंट है, तो मैं एज अ विजनरी या मैं एज अ क्राफ्ट्समैन कि उसके उस डांस को, उसकी उस लैंग्वेज को, उसकी उस टोन को, उसके उस रिदम को, उसकी लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे पहले कि मैं उसको बोलूँ तेरे को कुछ नहीं आता है, तो बहुत स्टिफ है, तेरी आवाज़ नहीं है, तेरे को ये नहीं करना आता है, तेरे को वो नहीं करना आता ना, अरे है कुछ ना कुछ तो है उसके पास भी। एवरीबडी पोजेसेस सम टैलेंट, सो डोंट सी पीपल फ्रॉम योर एंगल, ट्राई टू सी what they have a hidden treasure, they have a hidden qualities inside them, वो निकालो। तो वो मैंने जब मैंने लोगों के साथ वर्कशॉप किया, नए बच्चों के साथ वर्कशॉप किया, उनको ऑब्जर्व करता था, उनको देखता था, फिर सोचा था कि यार ये बच्चा तो सही है लेकिन अगर इसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम, इसको याद नहीं होता, इसकी बॉडी स्टिफ है, तो मैं इसके कैरेक्टर को, इसको कौन सा कैरेक्टर दूं जिसमें ये हिट हो जाए। और ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत कमाल के हो गए। आई स्टिल रिमेंबर अबाउट ए बॉय इन DNA जिसको डांस नहीं करना था, तो मैं कास्टिंग कर रहा था, तो मैंने उसको होली पे नाचते हुए देखा शाम को। उसकी एक अलग तरह की रिदम थी बॉडी में, वो सबसे हटके था, और लोग उसको ताली चढ़ा चढ़ा के, ताली बजा चढ़ा, शाबाश 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 शाबाश,
और वो ये सोचता था कि वो बहुत बढ़िया कर रहा है अपने हिसाब से, तो करने लगा। मुझे लगा कि यार इसका ये जो स्टाइल है इसको कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी तो अनकॉन्शियसली डांस कर रहा है। कल जब हम इसको डांस कराएंगे कॉन्शियसली तो ये अडेप्ट कर पाएगा कि नहीं। तो जब हमने हमारे कोरियोग्राफर ने उसको देने की कोशिश की कुछ मूवमेंट्स, वो नहीं कर पाया, तो मैंने कोरियोग्राफर को, रुक जा भाई, छोड़ दे, पहले तू खुद कर, तू दिखा बस। एंड आप यकीन नहीं मानोगे कि एवरीबडी क्लैप्ड हिम एंड दे सेड कि यार ये तो छुपा हुआ हीरा था भाई, तुम्हारे पास इतना टैलेंट कहाँ था। तो ये एक चीज़ उस वक्त ये मिली कि दैट वेन एवर यू आर वर्किंग विद सम पीपल, ट्राई टू डू ए रिसर्च एंड ब्रिंग दैट हिडन क्वालिटीज, जो उनके अंदर छुपा हुआ क्वालिटीज है उसको निकालो, तो आपके पास फॉर्म भी आएगा, आपका विजन भी बढ़ेगा। अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की, तो मैं आज भी आई थिंक मैं खुद भी एज ए टीचर, जब मैं समझता हूँ, मैं अपने काम की कभी तारीफ नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है तो पूरा है ही नहीं। और जब मेरा कोई स्टूडेंट आता है सामने पूछने के लिए सर्विस, तो मैं तारीफ करने से मुकरता हूँ, क्योंकि मैं करेक्शन कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कोच हूँ, और जो मैं बाद में सोचा कि थिएटर के एक्टर को या थिएटर करने वाले को एक डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है, उनको एक कोच की ज़रूरत है, उनको एक ट्रेनर की ज़रूरत है। जैसे जिम में ट्रेनर होता है जो आपकी जो गलतियाँ करते हैं उसको सुधारता है। तारीफ तो सारी दुनिया ही करेगी। तो मेरी इस जर्नी में मेरे 4 टीचर थे, टीचर तो बहुत सारे थे, ये 4 टीचर थे जिनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, जो अगर कहीं खंगाला जाए तो कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटीज़ तो मिली रहेंगी। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था थिएटर करना, या मैं जब स्टूडेंट था, तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, एनर्जी चल गया था। तो मुझे तो 50 चीज़ लग रहा था कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैंने कभी थिएटर किया नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, मैं गा नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस नहीं था। सबसे पहला टीचर था माय डैड, उसके बाद बीवी कारंत को तो मैं भूल ही नहीं सकता, बिकॉज ही वॉज द वन जिसने मेरे जैसे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई कर दिया। क्योंकि जो मेरे पास, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वीकनेसेस है, उसने उन वीकनेसेस को बोले सब एक नंबर, कोई वीकनेस होती नहीं। जैसे सिंगिंग, गा नहीं सकता, तो जैसे कुछ आता था तो देन ही सेड कि थिएटर का अपना एक म्यूज़िक है, वो थिएटर के लिए कैसे गाया जाए, वो गाओ। तो उसके हिसाब से तो कोई बेसुरा और ऐसा कोई था ही नहीं। सो इट बूस्ट लॉट ऑफ माई एनर्जी, और मैंने कई ड्रामों के अपने खुद ही म्यूजिक कंपोज करने शुरू कर दिए। उसके बाद एक टीचर थे जिसका नाम था फ्रिट्ज बेनविट्स के साथ मैंने 2 प्रोडक्शन किए, लेकिन उस आदमी में जो एनर्जी थी, वो एनर्जी आज तक मैं जब भी कभी थकता हुआ महसूस करता हूँ, मैं फ्रिट्ज बेनविट्स को याद करता हूँ कि वो उसकी एनर्जी चुराई मैंने। मैं कई बार कहता हूँ कि मैंने उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी, फिजिकल एनर्जी थी, वो 1 सेकंड में एक कमरे में देखो तो पलट देखो तो वो वहाँ पहुँच गया होता था। इतना तेज चलता था, इतना चार्ज करता था बॉडीज को, इतना चार्ज करता था एक्टर को, इतना पॉजिटिव एनर्जी थी और इतनी फिजिकल एनर्जी कि मतलब उसको मैं याद करता हूँ, सलाम करता हूँ। उसके बाद बैरी जॉन फ्रिट्ज बेनविट्स के उल्टे हैं। अगर उनका अब एनर्जी में देखो तो वो ऐसे आपके सामने बैठे रहेंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं, आप पूछो तो जवाब आएगा आई डोंट नो सर, कैन आई डू इट लाइक दिस, विल ट्राई मे बी। तो बॉटम लाइन क्या है, वो आपके अंदर की क्रिएटिविटी खोजता है यार। वो आपका जो अंदर का छुपा हुआ एक्टर है या डायरेक्टर है या क्रिएटिविटी है, वो खंगालता उसको, वो देता कुछ नहीं है, वो खुजल के निकालता उसको। आप कहते हो कि सर मैं ऐसे करूं, फिर लेट्स डू, या इट लुक्स गुड, डू समथिंग लाइक दैट। फिर आप सोचते क्या करूं यार, ये तो कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन बॉटम लाइन जब आप करते रहो तो आपकी जो अंदर की अपनी क्रिएटिविटी है वो निकलती है। यूजुअली कि स्टूडेंट की आदत होती है कि आप उसको बता दो, टीचर बताएगा तो मैं करूंगा। तो एक गुड टीचर की क्वालिटी ये है कि वो टीचर को खंगालता है और उसको शेक करता है ताकि उसका अपना निकले। तो वो पेशेंस, एनर्जी, पेशेंस, कॉन्फिडेंस,
discipline, and केमू साहब, मोतीलाल केमू, बीबी कारर, फ्रिट्स बेनेविट्स, बैरी जॉन, ये चार तो मतलब मेरी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो इनके साथ काम करते 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 एक जो नाव चली, नाव चलते चलते परियों कारण साहब ने एक बार बताया तुम्हारी फिजिकल मूवमेंट तो बहुत अच्छी है, यू शुड वर्क आउट ऑन अ सब्जेक्ट एंड क्रिएट समथिंग कॉल्ड इंडियन माइम। मैं कहा इंडियन माइम कैसे बना, कहता गो टू केरला बिकॉज केरला इज़ वेरी रिच इन फिजिकल डांस फॉर्म्स। तो मैं चला गया, मैंने कलरीपयट्टू की क्लासेस करी, मैंने कथकली किया, मैंने कृष्णाटम सीखा, मैंने कुडियाटम सीखा, मैंने कलरी तेयम सीखा। तो लेकिन मैं वहाँ उनके जो ड्रामेटिक फॉर्म्स थे, जो डांस फॉर्म्स थे, मैं उनमें ज़्यादा खो गया। तो मैं रिसर्च ही करने लगा ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ लर्निंग मैं रिसर्च करने लगा कि यार इतना बड़ा हेड गियर, इतने बड़े कॉस्ट्यूम, इतना गॉर्जियस मेकअप, तो वो सारे नाट्य शास्त्र कुछ समझ में आया तब जब केरला में पहुंच गया था। आहार्य अभिनय क्या होती है, सात्विक अभिनय क्या होती है, फलानी अभिनय कौन सी होती है, कथकली में मेकअप कैसे बोलता है, ये शेड कैसे लगाते हैं, इस लैंप क्यों सामने रखा गया, सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आया। तो उसको इंटरप्रेट किया इवन इन द टर्म्स ऑफ साइंस कि रिफ्लेक्टर कहाँ लगाया है, तो हाउ दिस एक लैंप जो सामने है तो ये आपने इधर लगाया तो वाइट कलर ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है आपके चेहरे पे। तो ये सब चीज़ें जो है, ये थिएटर के एलिमेंट जो है, ये एक बहुत बड़ा, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई अपने आप को स्पेशलाइज कह ही नहीं सकता कि भाई ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा फॉर्म है, मैं इसी पे अटके रहेगा। तो देन ही इज़ नॉट ग्रोइंग, बिकॉज आपको भी ग्रो करना है, वरना जो आपके स्टूडेंट्स है, कि हमारे पास एग्जांपल्स है, कुछ थिएटर पर्सनैलिटीज ऐसी है जिन्होंने बड़े अच्छे नाम कमाए, लेकिन कुछ सालों के बाद दे रियलाइज कि जो मैंने लिखा वो व्यर्थ है यार, क्योंकि नेचर में चेंज चाहिए, इट्स ए केमिकल चेंज। पूरे वर्ल्ड में चीज़ें बदलती रहती है, घटनाएं बदलती रहती है, क्रम बदलते रहते हैं, हिस्ट्री बदलती रहती है, थॉट्स बदलते रहते हैं, इंटरप्रिटेशंस बदलती रहती है। कल तक जिसको रेड अच्छा नहीं लगता था उसको आज रेड अच्छा लगता है, ग्रीन, ब्लैक। क्योंकि हम लोग जो थिएटर में हैं, हमारी एसोसिएशन लाइफ को जब हम डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स एंड ज्योमेट्री, टेक्सचर, कलर, शेप, साइज, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कई बार हम इसको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, ग्रामर फोड़ते हैं, कभी ग्रामर पे स्टिक करते हैं, कभी ग्रामर को तोड़ते हैं, ग्रामर तोड़ने के बाद कुछ नई चीजें लाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। एक प्ले में तो मैंने पूरा कलरीपयट्टू, तो जब मैंने घासीराम कोतवाल किया था एक बार भारतीय नाट्य अकेडमी में, तो उसमें जो कुछ डांसेस मैंने ऐड किए थे, तो मैंने पूरा कलरीपयट्टू और कथकली के कुछ पीसेस उठाए थे। और साथ में हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो अगर मैं कश्मीर में बांडपत्र पे थिएटर करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्सपर्ट हो गया हिंदुस्तानी थिएटर पे, या नौटंकी में करता हूँ या फिर मैं बवाई में करता हूँ या कहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो कोई नेशनल थिएटर है नहीं। और कई बार हम खुद ही क्रिटिक बन जाते हैं। एक जो मैंने क्रिटिक्स की बात कही कि अरे यार ये तो ऐसे बहुत ही स्लो था, इसमें पेस नहीं था। अरे भाई लद्दाख में जो थिएटर करने वाला आदमी वो पेस कहाँ से लाएगा? तो लद्दाख के बारे में हिस्ट्री भी तो जानो, फिर पता चलेगा कि लद्दाख में थिएटर कैसे होता है या हिमाचल में कैसे होता है। अब जो केरला में एक धोती का इस्तेमाल करके आदमी 50 कॉस्ट्यूम बनाता है, बेयर बॉडी करता है, वो लद्दाख में तो नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे क्रिटिक होते हैं या जो हम में से भी कुछ लोग हैं जिनको ये नुक्ताचीनी करने की आदत है, वो ब्रॉडवे थिएटर देखना चाहते हैं हमारे थिएटर में। तो इसलिए जहाँ तक मैं एक विजन की बात करता हूँ, मुझे ये लगता है कि हमें अपने आप को बांधना नहीं चाहिए, हमें अपना माइंड बिल्कुल साफ रखना चाहिए, ओपन रखना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ें जो घटनाएं हमारे समाज में या हमारे अगल बगल भी होती है उसको हमें पिक करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। और हमें इस चीज़ का हमें क्या करना है,
कौन सा नाटक करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, तो उसके हिसाब से हमें उसको देखते हुए फिर हमें उसका फॉर्म या स्टाइल चुनना चाहिए। या नया भी एक्सपेरिमेंट करना है, बिल्कुल दिल खोल के करो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अब जो ख़ास तौर पे जो नई पीढ़ी आती है, नई पीढ़ी को मैं ख़ास तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी में 70% लोग हैं जो फेम और मनी के पीछे जाते हैं। वो थिएटर में करते तो हैं थिएटर, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिंग ही करना चाहते हैं, और एक्टिंग के बाद दे वांट टू गेट एन एंट्री टू बॉलीवुड और टेलीविजन सो दैट दे अर्न मनी एंड हैव देयर लाइफ, एंजॉय देयर लाइफ। नए स्टूडेंट्स में बहुत सारे लोग ये भी हैं जिनको ये नहीं पता है कि हम थिएटर क्यों करते हैं, क्या करने आए, थिएटर क्यों करते हो। नहीं सर, मैं बस एक्टर बनना चाहता हूँ। मुझे लोगों ने बोला एक्टर करके थिएटर ही करोगे कि फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे। सर वो तो बम्बई जाएंगे। अच्छा, तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है, तुम किस चीज़ को फोकस करके चलना चाहिए, किस तरह के नाटक करना चाहते हो। तो अगर आप 3-4 सवाल ऐसे पूछते हैं कि दे बिकम वो पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि नाटक नाटक है, थिएटर एंटरटेनमेंट, ताली बजाओ, मेकअप करो, कपड़े पहनो, प्ले करो, घर जाओ। पर जब आप को ये नशा चढ़ जाता है फिर तो आप इसे छूट नहीं पाते हो। तो नई पीढ़ी, अब डरो मत, आपको जो करना करो। हिंदुस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है, हर तरह का चीज़ अवेलेबल है, कम पैसे में, ज़्यादा पैसे में, मीडियम पैसे में, सड़क पे, गली में, कूचे में, सीढ़ी पे, छत पे, ड्राइंग रूम में अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाओ, लेकिन बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खामखा में दर्शकों जमा किया तो बोले यार पता नहीं पका दिया इसने। अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं करो, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे करो। नई जनरेशन को जो अपने एक्सपीरियंसेस है वो लोगों के साथ शेयर करो। और जब आप कल एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाओगे जहाँ पर आप डायरेक्टर बनोगे या हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बनोगे, तो डोंट बी ए डिक्टेटर, बी ए टीचर, बी ए गाइड, बी ए कोच, रास्ता दिखाने वाला, हेल्प करने वाला। क्योंकि कई पर्सनैलिटीज ऐसी है जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुबेर का खजाना पाया है, तो वो डांटते रहते हैं नई जनरेशन को। उससे क्या है कि पूरी मूवमेंट को डिमोशन मिलता है, लोग घबरा जाते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, उनके ऐसे टीचर थे जो बिल्कुल डांटते थे, खड़ा रहना नहीं आता है, शक्ल देखी कभी आईने में, बड़े आए घर से उठ के चलो थिएटर करेंगे, नाटक करेंगे, क्या समझ रखा है हमने, अमिताभ बच्चन मानते हो। तो ये बड़ी डिस्करेजिंग एलिमेंट्स है, आई डोंट बिलीव इन दैट। अब आगे, क्योंकि आगे हमारे कॉम्पिटिशन्स बढ़ते जाएंगे। देखिए हर चीज़ का एक पड़ाव आता है। आज जैसे कोरोना के चक्कर में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अब सिनेमा से अब OTT प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल फिलहाल बंद ही है, एंड सिनेमा हॉल इज़ अ बिग प्रॉपर्टी, कॉस्ट है। अब 6 महीने से बंद है तो डेफिनेटली जो ओनर है वो तो रखेगा नहीं उसको सिनेमा हॉल, वो तो कुछ बना देगा। और इधर नया एक प्लेटफॉर्म खुल गया कि OTT प्लेटफॉर्म पे चलो बनाओ और हम इसको ऑनलाइन रिलीज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, हर चीज़ में बदलाव आता है, टेक्निक बदलती है, वक्त बदलता है, समय बदलता है, लेकिन थिएटर में भी बदलता है। लेकिन थिएटर हमें एक चैलेंज भी देता है, क्योंकि उसमें हमें एक टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि लोकेशन ढूंढनी है, कैमरा लाना है, एडिट करना है, ये करना है, प्लीज़ वहाँ पर पैसे लगते हैं। पर थिएटर में आप एम्प्टी स्पेस से लेके भरी हुई स्पेस तक, 100 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक कर सकते हो। वही एक बात जो आपको आगे लोगों को बतानी है, कम्युनिकेट करनी है। तीसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे वो फिल्म वाले ना बोलते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। क्या एंटरटेनमेंट भाई? मैं तो फिल्म वालों को, इफ फिल्म इज ओनली एंटरटेनमेंट दैट इज नॉट अ फिल्म।
सो सेम वे कुछ लोग थिएटर में बोलते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेन पीपल, कॉमेडी करो ना, इट इज़ टीचिंग थ्रू एंटरटेनमेंट, दैट्स माई वर्क। आपको लोगों को पढ़ाना है लेकिन मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, विजुअल आर्ट। वो जो टीचर स्कूल में जाते हैं क्लास में, वो बोरिंग लेक्चर नहीं, आप भी पढ़ाते हो, आप सेम सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो जो साइंस में बच्चे पढ़ते हैं 6th 7th 8th में, जो हिंदी में पढ़ते हैं। आप उन कहानी को देखो, मंचन करो, कैसे बच्चे को समझ में आएगी, ऑडियो विजुअल में कन्वर्ट करो। सो यू आर ऑल्सो ए टीचर, you also educate, you are an educationist, so you also educate people, but your medium is theater, and theater is education via entertainment, जिसमें मस्ती भी करी, एलिनेट भी किया, गाना भी सुनाया, थोड़ा डांस भी कराया, थोड़े ऑल नॉन बोरिंग एलिमेंट्स भी डाले, परफॉर्मेंस भी डाले। तो इसलिए डेफिनेटली एज ए स्टूडेंट आदमी सोचता है, पर मेरे साथ ये है कि मैं अभी किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म को अपना नहीं पाया। मुझे लगता है मैं हर प्ले में एक एक्सपेरिमेंट ही करता हूँ। हालांकि जो मेरा कमांड है वो बांड पत्थर पे है, क्योंकि बांडों के साथ में बहुत रहा हूँ, बांडों की लैंग्वेज में समझता हूँ, म्यूज़िक समझता हूँ, कैरेक्टर समझता हूँ, लेकिन उनकी मजबूरियाँ भी समझता हूँ। वो मजबूरियाँ 2-4 तरह की है, फिनेंशियल तो है ही है, कुछ रिलीजियस भी है, बिकॉज उनको कम्युनिटी में वो ग्रेड नहीं मिलता जो एक फनकार को मिलना चाहिए, उनको बिल्कुल एक लोअर कास्ट माना जाता है, उनको रिलीजियसली बोलते हैं कि ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर धर्म में अलाउड नहीं है। मिलिटेंसी के दौरान 3-4 बांडों को मार भी दिया गया था, ये एक्टिविटियाँ बंद करो, ये कॉस्ट्यूम वास्ट्यूम पहन के, बिकॉज ये हमारे मज़हब के खिलाफ है। तो ये लिमिटेशंस है वहाँ पर। अब जब तक कुछ एक नया जोश के साथ एक नया ग्रुप या नए पैशनेट लोग हैं जो इस सारी चीज़ों को फाइट कर सकते हैं और इवॉल्व करेंगे नए तरीके से उस फॉर्म को। अब जो सुरने करके एक एलिमेंट है, उसमें फनकार वो बूढ़े लोग बेचारे मर रहे हैं, नए लोगों को कोई सिखाता नहीं है क्योंकि प्रोत्साहन नहीं है। एक बार मैं एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था तो एक बांड का बच्चा बोलता है, सर हम जब दूरदर्शन में काम मांगने जाते हैं वो कहते चलो चलो हटो हटो बाहर, पता नहीं हमको क्या समझते हैं, कुत्ता समझते हैं, सुअर समझते हैं, गाय समझते हैं, एंट्री नहीं देते हैं। तो मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है, आउट क्लास कर देते हैं, अरे गांव से आया है इसको क्या पता है, बांड। ये बात करते करते मुझे एक चीज़ और भी याद आया कि हमने ना हमारी सोसाइटी में, जैसे हम कहते हैं कि यार थिएटर इज़ पार्ट ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी इज़ पार्ट ऑफ थिएटर, ये तो मानते हैं, लेकिन हमारी चीज़ें जैसे आम आदमी में एक हकारत की नज़र से भी इस्तेमाल की जाती है। चलना यार नौटंकी मत कर, मतलब क्या हुआ इसमें, अरे ये तो ड्रामा कर रहा है। कि ड्रामा करना मतलब क्या है, ये गाली दिया उसने, एग्जैजरेट कर रहा है। सो यू नो दीज थिंग्स समटाइम्स हर्ट यू, कि जिस सोसाइटी के लिए हम ड्रामा कर रहे हैं, जिस सोसाइटी के लिए नाटक कर रहे हैं, जिस सोसाइटी के लिए बांडपत्र कर रहे हैं, जिनको हम एंटरटेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, जिनको सिखा रहे हैं, जिनको समाज के गुण अवगुण सब बताते हैं, उनसे भी हमें तंज मिलता है। या वो हमारी थिएटर की लैंग्वेज को तंजिया तरीके से एक बैड मतलब एक गलत इंटरप्रिटेशन देके इस्तेमाल करते हैं। आपके साथ भी होगा, अरे आ गया ये बहुत नौटंकी करता है। तो ये सब भी खतरे तो हैं ही। एनीवे, और क्या बोलूं मैं, बाकी एक ही मुद्दा है, मतलब एक ही मेरा, जैसे सो कॉल्ड भरतवाक्य कहते हैं ना, जो इस छोटा सा मैं आपको बता दूं कि हमेशा आप वो करो जो आपका मन चाहे। और जब आप थिएटर में पाँव रखते हैं, स्टेज पे पाँव रखते हैं, तो आप सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे एक्टर बनना है, नहीं। आप ये मत सोचो कि मुझे करना है, नहीं। आप ये मत सोचो कि मुझे छोटा सा रोल मिला,
नहीं, आप ये मत सोचो कि मुझे कहा जाता है कि भैया ज़रा इसको झाड़ू मारो तो मैं छोटा हो जाऊंगा, नहीं। क्योंकि ये थिएटर जो है, इसमें कोई न जात पात है, न इसमें कोई क्लास है, न इसमें कोई वर्ग है, न इसमें अमीरी गरीबी है, न इसमें कोई दीन धर्म का सवाल है। ये 25, 30, 40, 50 लोग जो हम असेंबल होते हैं एक स्टेज पे, हम किसी को ये नहीं पूछते हैं कि तुम अमीर हो, गरीब हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, कौन से धर्म से, ना। वहाँ सब एक है। उस सबको एक समझो, उस जो भी काम मिले करो, दूसरों को देखो, अपनी हयार की मत फेंको कि मैं ही सब कुछ सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे को ही सब कुछ आता है। क्योंकि बड़े सारे एक्टरों को नखरे होते हैं, मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ, मेरे को छोटा रोल दे दिया। छोटा रोल करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े रोल में तो गलतियाँ निकल जाती है, पकड़े भी जाते हैं। छोटे रोल में करोगे तो आदमी सोचता है कि ये फिर कब आएगा। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, छोटा रोल किया, तो आदमी जो ऑडियंस है वो सोचता है ये दोबारा कब शक्ल दिखाएगा। वो दोबारा शक्ल दिखाता ही नहीं, वो कहते हैं यार एक ही सीन में आ गया, कमाल करके एक चला गया। तो आप करो, निडर होके करो, और डिस्करेज मत करो किसी को। बिकॉज आप बपोती नहीं हो, आप कोई अथॉरिटी नहीं हो, आप कोई सिग्नेचर नहीं हो, कोई सिग्नेचर नहीं। हिंदुस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है, थिएटर इतना बड़ा समंदर है, तो जहाँ छोटी मछली रहती है वहाँ बड़ी मछली भी रहती है। हर किसी को अपने अपने एरिया में काम करने का हक है, और जिस तरह से वो चाहे करे। टिप्पणियाँ कम करो, क्रिटिसाइज कम करो, काम करो, बस डू समथिंग। और जो हमने किए हैं या मेरे जैसे लोगों ने किए हैं, जो खुद को बोलते हैं कि मैं बड़ा फॉर्म का एक्सपर्ट हूँ, होगा, उनसे वो चीज़ ले लो और अपना रास्ता खुद ढूंढो, नया फॉर्म ढूंढो। क्योंकि जो ये बनाया, ये भी तो किसी ने बनाया ना, ये कोई ऊपर वाले ने थोड़ी भेज दिया। चाहे वो पांडपत्र हो, नौटंकी हो, कुछ भी, अपने वक्त के साथ साथ बदलते रहे, बनते रहे। तो इसलिए आप आंख मत बंद करो कि नहीं मैं ये करना चाहता था कि नहीं कर सकता, क्योंकि कोई बोलेगा तुमने गलत किया। डू इट, दैट्स इट। ऑल द बेस्ट, एंजॉय। तो जब कोई अच्छा थिएटर करते हो, कोई नया फॉर्म ईजाद करोगे, कोई एक नया विजन ढूंढोगे, जिसकी तलाश में मैं भी हूँ, तो ज़रा आदान प्रदान कर लेना, हमें भी खबर दे देना। अभी देखो, जाते जाते मुझे बात याद है कि मैं जम्मू गया था मार्च में 10 दिन के लिए। फिर ये कोविड का पैंडेमिक शुरू हो गया, तो लॉकडाउन शुरू हो गया, तो मैं वहाँ 6 महीने फंस गया। मैं वहाँ से 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, 18 अगस्त को निकला। उसके बाद जब महाराष्ट्र बम्बई पहुँचा तो यहाँ बोला कि आपको 14 दिन का क्वारंटाइन करना है। तो इस वक्त मैं क्वारंटाइन में हूँ, होम क्वारंटाइन, जो कल ख़त्म हो गया। तो मेरा कल का 14 दिन का जो वनवास है वो कल ख़त्म होगा। तो मैं इस छोटे से फ्लैट में खुद बनाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। घर वालों को बोला तुम कनेक्शन मत करो, ना घर से भेजो कुछ, ना कुछ करो। तो ये मेरा थिएटर है इस वक्त का। तो ये मेरा इस वक्त विजन है। मैं सुबह उठता हूँ, झाड़ू पोछा करता हूँ, कपड़े भी धोता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, और कंप्यूटर पे बैठ के काम भी करता हूँ, कोई स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ। आप लोगों के साथ रूबरू भी हो गया। तो आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड। ये कल मेरा लास्ट दिन है इस होम क्वारंटाइन का, तो मैं शायद फ्री हो जाऊंगा कल, एंड आई विल बी एबल टू मीट माई नियर एंड डियर वंस आफ्टर 50 डेज। तो इस नोट पे, इस खुशी के नोट पे, इस उत्साह के नोट पे, इस पॉजिटिव नोट पे कि हम करेंगे, करेंगे और करेंगे, और लड़ेंगे नहीं। माय डैड ने एक ग्रुप बनाया था, असव लसव तो गिंदो, जो जम्मू में बनाया। तो मैंने पूछे असव लसव गिंदो क्या होता है? कहता नाटक में असव मीन्स हंसो। जब हंसोगे, मतलब हंसोगे तभी जब खुश रहोगे। नरेश कुमार जी पूछते, जिस तरह धार्मिक त्योहारों पर भारत की जनता रंगमंच का प्रतिरूप दर्शाती है, क्या उसी प्रकार वास्तविक तौर पर रंगमंच को सहयोग करे तो थिएटर की स्थिति अधिक मजबूत होगी? देखिए, थिएटर की स्थिति मजबूत अधिक होगी प्रोवाइडेड कि हम लोगों को बताएं कि भाई देखो, आप थिएटर तो पूरी लाइफ में करते हो, पूरी जिंदगी भर आप थिएटर करते हो, लेकिन अब हम आपको थोड़ा सा ये बताएंगे कि जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो त्योहार है, जिसपे जो आप करते हो,
इसको थोड़ा सा हम एस्थेटिकली डिज़ाइन करेंगे। हालांकि आजकल आप करने लगे, क्योंकि अब तो देखो कोई पहले शादी होती थी जो पूरी दिन भर चलती थी, फेरे लगते थे 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पूजा होती थी। अब 1 घंटे में चटमंगनी पटव्या होती है, आए जयमाला पहना दी, 4 पंडित जी ने बताया, निकल गए। तो ये थिएटर का एलिमेंट है जो लोगों को थिएट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, तो जो देख नहीं पाते हम लोग, क्योंकि हम थिएटर वाले तो हम इसको देखते हैं, लेकिन आम जनता तो त्यौहार की तरह ही देखती है। जैसे गोकुल अष्टमी पे जो हांडी तोड़ते हैं, तो हम व्यूअर्स जो है उसको ऐसे खेल की तरह समझते हैं, लेकिन हम ये कभी ये नहीं सोचते कि कितना डिफिकल्ट है और इसको कैसे पॉपुलर बनाया जाए नॉर्मली भी, बिकॉज इट्स एन एलिमेंट ऑफ थिएटर। गणपति विसर्जन में सड़क पे नाचते हैं, तो जब हम कॉन्शियस करेंगे ना लोगों को, तो डेफिनेटली थिएटर को बढ़ावा मिलेगा। देन दे विल कम टू द ऑडियंस, दे विल कम एज एन ऑडियंस टू थिएटर्स एंड सी इट, बिकॉज यू आर गिविंग देम अ पॉलिश्ड परफॉर्मेंस, जबकि उनको त्योहारों में ये सब करने को मिलता नहीं है। वाथोरा से सवाल पूछता हूँ कि हाउ टू प्रमोट बांडपत्र इन दिस पैंडेमिक कोविड। बेटा पैंडेमिक में बांडपत्र ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट करना बहुत बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अभी चूंकि मास्क पहन के हमें दो फनकारों का, 2 मस्करों की सॉलिडरिटी करना पड़ेगा, हमें एक तरह दूर बिठाना पड़ेगा म्यूजिशियंस को, जिससे आप सीख भी लोगे। जैसे सुनने वाले हैं, यूजुअली सारे म्यूजिशियंस एक साथ बैठते हैं, लेकिन अब आपको ये डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आप एक कोने पे ड्रमर को रखो, उसके 2 गज की दूरी पे शहनाई वाले को रखो, उसके 2 गज की दूरी पे दूसरा इंस्ट्रूमेंट रखो, सिंगर रखो, थोड़े से उनको दूर दूर रखो। और उसके बाद जो स्टेज पे जो मस्कर जाएंगे वो ज़्यादा जो हम कहते हैं ना समरसाथ, जो गले मिलने वाले सीन है, जो एक दूसरे के थप्पड़ मारने वाले, एक दूसरे के साथ बॉडी टच करने वाले, उसको थोड़ा कम करें। तो इसका मतलब है आपको अपनी आवाज़ और सिंगिंग पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा और एक दूसरे से दूर खड़ा रहना पड़ेगा। इससे आपको थिएटर में एक नया मूवमेंट मिलेगा, आपकी ब्लॉकिंग चेंज हो जाएगी और म्यूजिशियंस को भी थोड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और जो एक कुछ फनकारों की आदत होती है थूकने की, वो बिल्कुल बंद कर देना, बिल्कुल स्टेज पे या स्टेज के नीचे घास के ऊपर बिल्कुल नहीं थूकने का। थोड़ा साफ सफाई के साथ, कम लोगों के साथ थिएटर करो। बांडपत्र भी इस पैंडेमिक में चल सकता है। जो लोग ऑडियंस आएंगे उनको दूर दूर बिठाओ, कोई ऐसे लाखों की ऑडियंस जमा नहीं करे जैसे मुझे पता होता है वहाँ पर, लेकिन आप बोले 50 लोग आ जाओ, 60 लोग आ जाओ, 70 लोग आ जाओ, दूर दूर खड़े रहो, हम आपको परफॉर्मेंस दिखा देंगे। आप देखो बांडपत्र को एक नया फॉर्म मिलेगा और पैंडेमिक के बारे में कंटेंट ले लो। तो ये चीज़ें हमें वक्त के साथ साथ सीखनी पड़ेंगी। अब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो मैं जनवरी में कश्मीर आया था, तो मैंने कई लोगों से कहा था कि अप्रैल मई में मैं आके यहाँ बड़ा वर्कशॉप करूँगा, थोड़ी सी नई सोच के साथ एक नया पड़ाव शुरू करेंगे बांडपत्र में। लेकिन कोविड-19 की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया, तो ये साल आप समझो अब लैप्स ही कर दो, अगले साल 100% मिलेंगे। और मैं सब बांडो ग्रुप से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले साल तैयार रहना 2021 में मिलजुल के सब एक बहुत बढ़िया काम करेंगे, ताकि बांडपत्र को हम आगे बढ़ाएंगे और नई शेप देंगे, क्योंकि मेंटली मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को। बाकी ये मैं अपना आज का जो मैंने अच्छा बुरा मजाक या तंजिया जो भी कुछ बोला, ये सब मैं अपने आने वाली नई पीढ़ी को समर्पित करता हूँ, इस सोच के साथ कि जो नई पीढ़ी जो सुन रही है मेरे बातों को या मेरे एक्सपीरियंस को, तो वो नई पीढ़ी आगे कुछ चमत्कार दिखाए, इस मूवमेंट को और हर कोने तक ले जाए, लोगों को इन्वॉल्व करे थिएटर में, लोगों को एंटरटेन करे, लोगों को एजुकेट करे, लोगों को पढ़ाए, सिखाए, नई चीज़ें दे, अवेयर कराए। वही एक चीज़ है जो हमें उनसे थोड़ा अलग करता है, वरना हमें और उनमें कोई फ़र्क ही नहीं है। हम वो है जो एक नारा लगा सकते हैं, हम वो नहीं है जो नारे का जवाब देते हैं। नारे का जवाब 1 लाख लोग देते हैं, लेकिन नारा लगाने वाला एक होता है। तो हमें वो लीडर बनना है, थिएटर करके हमें वो लीडर बनना है जिसमें वो सारे जनता है जो नारे का जवाब देती है, उन पर रास्ता दिखाना है।
उनको एजुकेट करना है और वाया द मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट. और भी अगर किसी को कोई सवाल या कुछ पूछना हो तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर. आई एम ऑलवेज अवेलेबल. और अभी मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मेरा 14 दिन का वनवास जो है कल ख़त्म होगा. इट वॉज ए न्यू एक्सपीरियंस बट आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट. बलवंत ठाकुर जी को एक बार और नमस्कार. रंगमंच के नए पुराने यंग बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे नए खिलाड़ी, मेरे नए प्लेयर्स, मेरे नए एक्टर्स, नए थिएटर वर्कर्स, जम्मू कश्मीर के तमाम वो नए थिएटर पर्सनैलिटीज़, पुरानी थिएटर पर्सनैलिटीज़, उन सबको मेरा धन्यवाद और हाथ जोड़ के मैं नमस्ते कहता हूँ. एंड कीप दिस मोमेंट ऑन. डू थिएटर. जैसा भी करते रहो, करते रहो, करते रहो. अपने आप रास्ता मिलेगा. थैंक यू वेरी मच ऑल माई फ्रेंड्स. बाय बाय.